Hello everyone, my name is Ravi Jha and I am a practicing advocate in Allahabad High Court. Today I am going to discuss the concept of FIR with you, that is called First Information Report. The concept of FIR has been mentioned in section 154 of the Criminal Procedure Code 1973, where it clearly indicates that the information must be registered in the form of FIR related to the commission of a cognizable cases. अर्थात सेक्शन 154 ऑफ CRPC में साफ साफ कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दर्ज कराना चाहते हैं जो सेक्शन 154 के दायरे में आता है वो संबंधित होना चाहिए संज्ञेय अपराध से। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संज्ञेय अपराध होते क्या हैं। तो आप सिंपल बस ये समझिए कि वो अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते हैं या सीरियस नेचर के होते हैं उन्हें हम नॉर्मली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या संज्ञेय अपराध कहते हैं। फिलहाल अभी हमें अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 154 पर ही रखना है। तो अगर हम 154 के इंटायर इंग्रेडिएंट्स को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि FIR सिंपली ये कहता है द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल केसेस। दैट मीन्स आप जिस भी घटना की जानकारी उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं वो घटना या वो जानकारी अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के दायरे में आनी चाहिए और इसका इंटायर लिस्ट CRPC के शेड्यूल में दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंस कम्स विद इन द परव्यू ऑफ कॉग्निजेबल एंड द नॉन कॉग्निजेबल। आफ्टर दैट, if the person who approached to the police station for the purpose of registering his or her complaint in the form of FIR, and if that person is not educated or he does not know how to write, so in these kind of situation this is the responsibility of the police officer कि whatever statement has been said by that person who might be a victim or the first informant, that entire statement shall be reduced into the writing by that concerned officer। अर्थात अगर वो व्यक्ति जो थाने गया है अगर वो पढ़ा लिखा है एक अलग बात है, तब तो वो अपनी कंप्लेंट को खुद हाथ से लिख कर दे देगा। सपोज़ करिए अगर वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है तो क्या उसकी FIR को दर्ज नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है ये उस पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए बातों को लिखे, खुद से लिखे, और सिर्फ लिखना ही नहीं है, लिखने के बाद उसको पढ़कर सुनाना भी है कि आपने ये चीज़ें बोली हैं और हमने ये चीज़ें आपके कहे अनुसार लिखी। दैट मीन्स आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन दैट स्टेटमेंट शैल बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट। जब उस व्यक्ति ने आपको सब कुछ कन्वे कर दिया जो वो आपको लिखवाना चाहता था, आपने उसको लिखा, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो आप उसको पढ़कर सुनाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। जैसा कि ड्यूरिंग ट्रायल अक्सर हम कोर्ट में देखते हैं कि हुजूर हमने तो दरोगा जी को ये कहा था और उन्होंने तो ये लिख दिया, अब बताइए हम क्या करें। तो यहाँ पर CRPC में साफ साफ कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी भी है
कि वो उस विक्टिम को या उस फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को जो कुछ भी उसके कहे अनुसार उसने लिखा है वो उसको पढ़कर भी सुनाएगा कि आपने ये बोला है और हमने इसको इस तरीके से लिखा है। इसके बाद जो व्यक्ति थाने में आकर एफआईआर को लॉन्च करवाता है उस व्यक्ति को अपने सिग्नेचर भी करने होंगे, अपने साइन भी करने होंगे, अगर वो पढ़ा लिखा है तो। और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर उसका अंगूठा लगेगा। अब इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो ये कहता है कि एफआईआर आपकी लॉन्च हो गई, फर्स्ट इन्फॉर्मेंट या विक्टिम के आपने सिग्नेचर करवा लिए या आपने उसके अंगूठे के इम्प्रेशन ले लिए। अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो डायरी दी गई है उसके अंदर आपको उस एफआईआर के इंटायर सब्सटेंस को भी दर्ज करना होगा अलग से, ताकि आपके पास भी अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे। वजह क्या है? क्योंकि जो एफआईआर आप लॉन्च कर रहे हैं उसकी एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी वक्त उस फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को आपको प्रोवाइड करानी होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि पहली, एफआईआर की कॉपी आप उसको तुरंत देंगे दर्ज करने के बाद, और दूसरी बात कि उसके इंटायर सब्सटेंस को आप दर्ज करेंगे उस डायरी में जो कि स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार की तरफ से आपको हर साल दी जाती है। उस डायरी का क्या सीक्वेंस होगा, क्या उसका फॉर्मेट होगा, एफआईआर के अंदर किन किन चीज़ों का जिक्र होगा, इसको भी अभी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर एक प्रोवाइज़ो को और ऐड किया गया। इस प्रोवाइज़ो को जब ऐड किया गया तो विशेष रूप से ध्यान रखा गया उन महिलाओं का जिनके अगेंस्ट ऑफेंस या तो कमिट हुए या तो ऑफेंस कमिट करने का प्रयास किया गया अंडर दी सेक्शंस ऑफ 326A 326B, जो दोनों सेक्शंस डील करते हैं वॉलंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड और वॉलंटियरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। इसके अलावा सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C और 354D जो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, वायरिज्म और स्टॉकिंग से रिलेटेड। इसके अलावा 375 में जो रेप डिफाइन किया गया है उसकी पनिशमेंट सेक्शन 376 से लेकर 370 तक ई तक डिस्क्राइब की गई है। इसके अलावा सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो बताता है वर्ल्ड गैशियर एक्ट इंटेंट टू इंसल्ट द आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, अर्थात अगर कोई महिला जिसके साथ इनमें से कोई भी ऑफेंस होता है या करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी महिला की कंप्लेन को सिर्फ और सिर्फ एक महिला पुलिस ऑफिसर ही दर्ज करेगी, और अगर वो महिला पुलिस ऑफिसर किसी वजह से थाने में मौजूद नहीं है तो कोई भी विमेन ऑफिसर उस कंप्लेन को दर्ज कर सकती है। That means if the victim against whom an offense under section 326A, B, 354, 354A, B, C, T, 376, A to E and 509 have been either committed or attempted, then such information shall be recorded by the such women police officer or बाय अ वुमेन ऑफिसर। इसी के अगर हम सेकंड प्रोवाइज़ो को गौर से देखें तो वहाँ पर हमें ये पता चलेगा इफ़ द वुमेन, लेकिन यहाँ पर शब्द का जिक्र जो किया गया है वो है पर्सन। दैट मीन्स इफ़ द पर्सन अगेंस्ट whom the offense have been either committed or attempted falls
विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 354, 354A, B, C, D एंड 376 इंटायर 376 से लेकर 376E तक के ऑफेंस या तो अटेम्प्ट हुए हैं या तो कमिट हुए हैं। बट यहाँ पर सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। वो जो महिला है ना, दैट महिला इज़ मेंटली और फिजिकली नॉट फिट। वो दिमागी रूप से या शारीरिक रूप से फिट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो दिमागी रूप से कमज़ोर हो या ऐसा हो सकता है कि वो शारीरिक रूप से विकलांग हो। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर कि ही मस्ट हैव टू विजिट द रेजिडेंस ऑफ दैट वुमेन। वो महिला जहाँ पर रह रही है या जहाँ पर उसका घर है या जहाँ पर वो अपने आप को कंफर्ट फील कर रही है, उस जगह पर वो पुलिस ऑफिसर खुद जाएंगे और उसकी कंप्लेंट को दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें और हैं। सपोज़ अगर वो महिला मेंटली रूप से साउंड नहीं है या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी उस कंडीशंस पे हो जहाँ पर उसकी लैंग्वेज को हम समझ ना पा रहे हों, तो वहाँ पर फिर क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर इफ़ द पुलिस ऑफिसर वांट्स, अगर वो चाहते हैं, सो दे कैन engage a special educator as well as a interpreter for the convenient of the registration of the FIR। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं, हमें एक स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है FIR को लॉन्च करने के लिए, या हमें एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत है ताकि वो जो विक्टिम है या जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है वो जो कन्वे करना चाह रहा हो, हम उसको एक सही तरीके से समझ पाएँ, तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर वो इंगेज कर सकते हैं स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर को। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशंस भी लगा दी गई है, और वो कंडीशन क्या है? द इंटायर प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अर्थात जो कुछ भी उस दौरान रिकॉर्ड होगा आप दर्ज करेंगे। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में साथ ही साथ रिकॉर्ड करते हुए भी चलें, ताकि इन फ्यूचर जब ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में जाए या ट्रायल के किसी भी स्टेज पर FIR की कंटेंट के ऊपर सस्पिशन रेज ना हो पाए। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए CRPC में साफ साफ कहा गया है कि that entire process shall be videographed while making the registering of the FIR if the woman is not fit in her state due to physical or mental abnormality। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि the moment when the police officer registered the FIR under the provision of section 154 of the CRPC, that immediately without delay that victim should be sent or the person should be sent before the judicial magistrate, where the judicial magistrate will take their statement under provision of section 164 of the CRPC। जैसे ही आपका कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर आपको इमीडिएटली जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लेकर जाएंगे, जहां पर आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है और ये माना जाता है कि वो जो स्टेटमेंट है वो वॉलंटरीली है। आपके ऊपर कोई फोर्स, कोई थ्रेट, कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया है, और इसी को श्योर करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है, आपकी FIR लॉन्च हो जाती है, तो उसी FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तुरंत दे दी जाएगी विदाउट अननेसेसरी डिले। अब ये तो वो बात हो गई, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप जिस उद्देश्य से थाने गए वहाँ पर आपकी कंप्लेंट को इमीडिएटली लॉन्च किया गया,
दर्ज किया गया रिलेवेंट सेक्शंस और एक्ट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कई बार हम बेवजह थाने में लड़ जाते हैं कि हमारे साथ तो गलत हुआ, लेकिन हमारी तो कंप्लेन ही दर्ज करनी की नहीं जा रही है, हमारी तो एफआईआर ही लिखी नहीं जा रही है। तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि एफआईआर सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही दर्ज की जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंटायर लिस्ट सीआरपीसी के शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हाँ गलत तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंसर्न पुलिस ऑफिसर को लगता है कि गलत तो हुआ है, लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में तो आ ही नहीं रहा है। और साफ साफ इंस्ट्रक्शंस है कि ऐसे केसेस में जब तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर नहीं आ जाते हैं आप एफआईआर को लॉन्च कर ही नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, आपकी कंप्लेन को ले लेते हैं और आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रेफ़र कर देते हैं कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइए और वहाँ पर आप वहाँ से ऑर्डर लेके आइए। उसके बाद ही हम इस पर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेंगे, या अगर हमें लगा तो हम अरेस्ट भी करेंगे, बट नॉट बिफोर दैट। लेकिन अगर उस पुलिस ऑफिसर ने आपकी कंप्लेन को लेने से मना कर दिया या आपकी एफआईआर को दर्ज करने से मना कर दिया, यहाँ पर अगर मैं कंप्लेन शब्द का यूज़ कर रहा हूँ तो आप इसको एफआईआर ही समझिएगा। एक लोकल लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने। अब यहाँ पर उस व्यक्ति के पास क्या राइट है या क्या उसके पास ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर बताया गया है, इफ़ द पर्सन who is the aggrieved by the refusal of the side of the in charge of the police station regarding the registering of their FIR, then what will he do? He will do nothing but just send a simple application to the concerned SP to the concerned locality. वो कुछ नहीं करेगा, वो जो कुछ भी एफआईआर में लॉन्च कराना चाहता था उन सारी चीज़ों को वो एक एप्लीकेशन के रूप में लिख के उस एरिया के कंसर्न एसपी, दैट इज़ कॉल्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, को भेज देगा। इफ़ आफ्टर रिसीविंग सच कंप्लेंट इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, इफ़ द एसपी कंसीडर्स कि यस दिस एप्लीकेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन either he will investigate the case himself or he will direct to the concerned police officer or to depute any police officer। अगर एसपी को लगता है कि वाकई में ये जो एप्लीकेशंस हमें भेजी गई है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रही है, पता नहीं कि कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने क्यों एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया, तो एसपी इमीडिएटली या तो उस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाता है, या वो उस कंसर्न एरिया के ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट करेगा, इस पे इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करिए, उसके पहले एफआईआर को आपको लॉन्च करना है, या वो किसी भी दूसरे पुलिस ऑफिसर को ये काम डिप्यूट कर सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आपका होता है एफआईआर का, जो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में। अब अगर हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलें तो अगर आपने एफआईआर कभी देखी होगी, उसके सैंपल आपको गूगल पे मिल जाएंगे, तो उस सैंपल या उस जेन्युइन एफआईआर के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वहाँ पर ये देखा जाता है कि ज़िले का नाम क्या है, द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किस ज़िले में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। देन वो जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो किस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, दैट मीन्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन। तीसरा, ईयर कौन सा है, किस साल में वो अपराध हुआ है, बिकॉज हर स्टेट गवर्नमेंट को अपना एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है कि हाँ हमारे यहाँ इस साल में इतने ऑफेंसेस कमिट हुए हैं। उसके बाद एफआईआर का नंबर,
जिसको हम केस क्राइम नंबर के नाम से भी जानते हैं, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अगर एक केस में एक से ज़्यादा मुलजिम है तो उन सभी का जो केस क्राइम नंबर होगा वो सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक केस में एक से ज़्यादा मुलजिम है सेम एफआईआर में, तो हर व्यक्ति के नाम के आगे उसका केस क्राइम नंबर अलग अलग होगा। तो केस क्राइम नंबर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ एफआईआर। एफआईआर किस डेट को लिखी गई, उस वक्त क्या था, टाइम। उसके बाद एफआईआर किन किन एक्ट के किन किन धाराओं के तहत दर्ज की गई है। ज़रूरी नहीं है कि हमने इंडियन पिनल कोड पढ़ा है तो सिर्फ इंडियन पिनल कोड में ही ऑफेंस और पनिशमेंट का जिक्र है। हमारे पास नंबर ऑफ़ लॉज हैं, नंबर ऑफ़ एक्ट हैं जहाँ पर ऑफेंस भी डिफ़ाइन किए गए हैं और उनकी पनिशमेंट भी डिफ़ाइन की गई है। तो एफआईआर में इन दो चीज़ों का भी जिक्र होता है कि आपने किन धाराओं के तहत एफआईआर को लॉन्च किया है और वो धाराएं किस एक्ट से गवर्न हो रही हैं। उसके बाद वो ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस कहाँ पर है, जहाँ पर वो घटना घटित हुई है वो पुलिस स्टेशन से किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है, इसका भी जिक्र आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है या जो विक्टिम है उसका नाम क्या है, उसके पिताजी का क्या नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका प्रेजेंट एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, इन सारी चीज़ों का भी जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपको पता है कि वो अपराध आपके खिलाफ किस व्यक्ति ने किया है, इफ़ यू नो दैट पर्सन, तो आपको उस व्यक्ति का नाम भी बताना होगा। उसके पिताजी का नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। उसका पता भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। दैट मीन्स द एड्रेस ऑफ द अक्यूज्ड। इट डजंट मैटर वेदर यू नोन और नॉट नोन दैट एड्रेस, बट इफ़ यू नो इट इज़ गुड फॉर यू। जितना आप बेहतर बताएंगे, जितना आप सही बताएंगे, उतनी पुलिस आपकी हेल्प करेगी और इंस्टेंट आपकी हेल्प की जा सकती है। अदरवाइज एड्रेस ढूंढने में ही वक्त लग जाएगा। वी ऑल नो वेरी वेल। इसके अलावा वो जो व्यक्ति है जिसने आपके खिलाफ अपराध कोई कमिट किया है या उसका प्रयास किया है, वो व्यक्ति नोन है, अननोन है, या आपको उसके ऊपर संदेह है, उसका भी जिक्र आप उसको एफआईआर के अंदर करना होगा। इसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी जाती है कि डिले इन लॉजिंग द एफआईआर, जो ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग बेल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि अगर आपने अननेसेसरी डिले किया है एफआईआर को लॉन्च कराने में तो इट क्रिएट्स अ रीजनेबल सस्पेशन इन द माइंड ऑफ द कंसर्न पुलिस ऑफिसर और एज वेल एज इन द माइंड ऑफ द जुडिशरी। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आउट किया जाता है कि घटना कब हुई, घटनास्थल से पुलिस स्टेशन कितने किलोमीटर दूर था, और घटना की जानकारी देने में आपने कितना वक्त लिया। अगर वो वक्त जो आपने लिया भले ही वो ज़्यादा हो, अगर आप उसको रीज़नेबली एक्सप्लेन कर पाए, इट इज़ गुड फॉर यू। अगर वो आप रीज़नेबली एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट होता है और जिसका बेनिफिट अक्यूज्ड को दिया जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एफआईआर, जहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया गया है कि एफआईआर किस सेक्शन में जिक्र है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एफआईआर जो शब्द है ये आपको इंटायर सीआरपीसी में देखने में कहीं भी नहीं मिलेगा। जो आपको देखने को मिलेगा वो है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किसके माध्यम से की जाती है, क्या विक्टिम ही एफआईआर को लॉन्च कराएगा या विक्टिम के अलावा कोई भी व्यक्ति एफआईआर को लॉन्च करा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एफआईआर को लॉन्च करा सकता है बशर्ते उस व्यक्ति को उस घटना के बारे में बेहतर या पूरी जानकारी हो और उस व्यक्ति को
एक लीगल नाम हम देते हैं और वो नाम होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेंट। उसके बाद एफआईआर पुलिस वाले किस तरीके से दर्ज करते हैं, लिखित रूप में दर्ज की जाती है। उसके बाद उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तुरंत दे दी जाती है। उसके साथ ही साथ आपके सिग्नेचर उसके ऊपर लिए जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके थंब के इम्प्रेशन उसके ऊपर लिए जाते हैं। अगर कोई महिला है जिसके अगेंस्ट जिन सेक्शन का जिक्र हमने किया है 326A, 326B, 354 के इंटायर, 376 के इंटायर प्रोविज़न ऑफ द पनिशमेंट और 509, सिर्फ आईपीसी के यही सेक्शंस हैं जहां पर एक विमेन पुलिस ऑफिसर ही आपकी कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए एप्रोप्रिएट पर्सन है। और अगर विमेन पुलिस ऑफिसर वहां पर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी विमेन ऑफिसर वहां पर आपके लिए अरेंज कराई जाएगी, ताकि वो जो महिला है जिसके खिलाफ ये ऑफेंस या तो कमिट हुए हैं या तो इनका अटेम्प्ट हुआ है, वो एक बेहतर तरीके से अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सके विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। फिर ये भी हमने पढ़ा कि अगर कोई पर्सन मेंटली या फिजिकली रूप से डिसेबल्ड है, वो विमेन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, तो ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर खुद उसके घर पर जाएंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट है तो दे विल एंगेज इंटरप्रेटर एज वेल एज द स्पेशल एजुकेटर। इंटायर प्रोसीडिंग को वीडियोग्राफ किया जाएगा। उसके इमीडिएट बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कराया जाता है। उसके बाद अगर पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेन या आपकी एफआईआर को लॉन्च करने से मना कर देता है देन यू हैव ऑप्शन कि आप अपने कंप्लेंट को इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन कंसर्न एसपी को आप भेजिए। एसपी को अगर लगेगा कि हाँ वाकई में ये जो एप्लीकेशन है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रही है, तो वो डायरेक्ट कर देगा उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर को, या वो डेप्यूट कर देगा, या तो वो खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेगा अगर उसके पास वक्त है तो, जो कि रेयरली देखने को मिलता है। एफआईआर में जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं जिसका जिक्र हमने किया कि डेट एंड टाइम ऑफ एफआईआर, एक्चुअल ऑकरेंस एंड टाइम ऑफ द एफआईआर, प्लेस ऑफ द ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस, वहाँ सर थाने की दूरी क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपका डिले जस्टिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका डिले जस्टिफाइड नहीं है तो कहीं ना कहीं यू हैव टू पे दी कॉस्ट, आपको उसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक सस्पिशन या एक डाउट क्रिएट करता है माइंड के अंदर कि जब आपके घर से थाना बहुत ही नज़दीक था, आपने 100 नंबर पे कोई कॉल नहीं की, आप 4 दिन के बाद आप आ रहे हैं और 4 दिन तक आप क्यों नहीं आए उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं डाउट्स को क्रिएट करती हैं। फ़िलहाल ये जो इंटायर कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किया, इसी को हम एक नॉर्मल या जनरल टर्मिनोलॉजी के तहत एफआईआर नाम देते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट या इंग्लिश में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।